बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया की तरफ से बग़ैर सबूत के पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाना एक पुरानी रवायत है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा निशाना हमेशा से पाकिस्तान है। अब ये जो एक पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का स्पॉन्सर है, पाकिस्तान एक दहशत गर्द रियासत है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम जो है वो भारत की तरफ से लगाया जाता है। आज से नहीं, कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। आप इस इल्ज़ाम का अगर बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लें तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल जो भारत की हुक्मरान जमात है बीजेपी, इसका मसला दहशत गर्दी नहीं है। इसका मसला दरअसल पाकिस्तान बतौर एक रियासत है और इसका मसला इस्लाम और मुसलमान है। अब आपको ये मेरी जो स्टेटमेंट है ये एक काफ़ी अजीब सी लग रही होगी कि ये क्या कह दिया हामिद मीर ने, लेकिन आज मैं आपको दस्तावेज़ी सबूतों और एविडेंस के साथ ये बताऊंगा कि इस खित्ते में दहशत गर्दी का जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है वो ख़ुद भारत है। भारत बतौर एक रियासत दहशत गर्दी को फ़रोग़ देता है, ख़ुद दहशत गर्दी की वारदातें करवाता है और दूसरों पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाता है। और जब से बीजेपी भारत में बरसर इक़्तिदार आई है तो बीजेपी और आरएसएस जो हैं उन्होंने मुसलमानों, क्रिश्चियंस, सिखों और दीगर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर दी है, और उनकी जो मूवमेंट है उसका असल मकसद भारत को अखंड भारत बनाना है। तो मैं आज तमाम जो भारत की जो हिंदू कम्युनिटी है उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि भारत में बहुत सी और भी जमातें हैं जो बीजेपी और आरएसएस से इख्तलाफ रखते हैं। मसलन इसमें बहुजन समाज पार्टी है, इसमें तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और बहुत सी जमातें हैं जो कि बीजेपी और आरएसएस से इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि माजी की कुछ हुकूमतों और जो मौजूदा इंडिया की हुकूमत है इसका दहशत गर्दी के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये दहशत गर्दी को कैसे स्पॉन्सर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। कुछ साल पहले जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं भारत के, नरेंद्र मोदी, इनका इंटरव्यू हो रहा था एक इंडियन टीवी चैनल पर। तो इन्होंने पाकिस्तान के बारे में और मुसलमानों के बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे। एक बहुत पुरानी एक कहावत है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। जो मोदी साहब हैं उनकी असलियत क्या है? अगर वो ये एक टीवी इंटरव्यू पे कह रहे हैं कि मैं वही करता जो मैंने गुजरात में किया था, तो गुजरात में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। और जब इंडिया के एक बहुत ही क्रेडिबल और मशहूर जर्नलिस्ट करण थापड़ साहब ने इनको एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा तो इन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा देखिए। People still call you to your face a mass murderer and they accuse you of being prejudiced against Muslims. September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government. In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Portable water. Yeah. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे। सर कल देखो मैं मोदी साहब जो हैं उन्होंने करण थापड़ साहब के सवालात का जवाब देने की बजाय कहा ज़रा कैमरा बंद करो भाई, पानी पीना है।
पानी पिया और कहा दोस्ती कायम रहेगी लेकिन मैं जा रहा हूँ, चले गए। ये होता है एक बुज़दिल इंसान का एस्केप, फ़रार। आप किसी के सवाल का जवाब नहीं दे। और उसके बाद फिर इन्होंने इंडिया में करण थापड़ को टारगेट किया और उनको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की, उन पर इल्ज़ामात लगाए कि जी वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। जैसा कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जब उनको हमारी को बात पसंद नहीं आती कहते हैं ये इंडियन एजेंट है। तो इसी तरह करण थापड़ जो है उसको इंडिया में पाकिस्तान का एजेंट बना दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बीजेपी है, मोदी साहब जिसके बहुत बड़े लीडर हैं, इसका और आरएसएस का ताल्लुक़ क्या है। और एक्चुअली बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है और आरएसएस के बहुत से जो रहनुमा हैं वो भारत के कई सूबों यानी कि कई स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंच चुके हैं। इसमें एक योगी आदित्यनाथ भी हैं, ज़रा सुने वो मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता, अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, जाओ ना वहीं पे, पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो। क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर जो हैं वो हर मुसलमान को पाकिस्तान का दोस्त समझ। हालांकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो बहुत से मुसलमान शायर हैं, अदीब हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त, बड़ी जहरीली बातें करते हैं बेचारे अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि वो हिंदुस्तान में महफूज रहें। लेकिन ये जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ इसलिए पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं कि ये मुसलमान हैं। तो मसला क्या है कि बीजेपी और आरएसएस जो है, इसका मसला ना दहशत गर्दी है और ना ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनका असल मसला इस्लाम है, मुसलमान हैं, और ये मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं ये मैं आज आपको कुछ तारीख़ी सबूतों के साथ बताऊंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो कौमी शायर थे हज़रत अल्लामा इकबाल, हमारे फाउंडर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, और हमारे बहुत से जो तहरीके आज़ादी के बुज़ुर्ग रहनुमा थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इसके अलावा मैं बहुत से नाम ले सकता। ये पहले सारे के सारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, ये कांग्रेस में शामिल थे। लेकिन फिर इन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रियलाइज़ किया कि ये जो बहुत से हिंदू लीडर हैं ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन ये सेकुलर नहीं है, बल्कि अंदर से इनकी आइडियोलॉजी वही है जो कि हिंदू महासभा की और आरएसएस की और दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की है। और फिर ये सारे जो हमारे बुज़ुर्ग थे, इन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा शुरू कर दिया। ये जो हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा थे, इन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए शुरू किया कि इनको क़याम पाकिस्तान से बहुत साल पहले पता चल गया था कि कांग्रेस समेत बहुत सी जो हिंदू जमातें हैं, ये दरअसल हिंदू राज कायम करने का मंसूबा बना रही हैं। ये चाहती हैं कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं और जब वो चले जाएं तो फिर एक अखंड भारत हो और उस पर हिंदू राज हो। और ये पता कैसे चला, मैं आपको मिसाल के तौर पे एक किताब जो है उसका हवाला देना चाहता हूँ। ये किताब एक मुसलमान मुफक्किर थे, उनका नाम था मलिक फ़ज़ल हुसैन। उन्होंने ये किताब जो है हिंदू राज के मंसूबे, ये उन्होंने 1931 में लिखी, 1931 1931। और इसमें जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शामिल की वो हिंदू अखबारात थे। एक अखबार का नाम था मिलाप, एक अखबार का नाम था प्रताप, और दीगर अखबारात और आरएसएस के रहनुमाओं की कुछ किताबें, उनसे उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। और इस किताब में उन्होंने बताया कि भाई ये एक तो हमें मुसलमान से हिंदू बनाना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि क्रिश्चियंस को भी ये हिंदू बनाना चाहते हैं, और दूसरा ये एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं और उसमें ये अफ़गानिस्तान को भी फ़तह करना चाहते हैं। ये इस किताब का जो पेज 139 है, इस पे ये चीज़ पूरी तफसील से मौजूद है कि ये अफ़गानिस्तान को फ़तह करके पठानों को शुद्ध करना चाहते हैं।
शुद्ध का मतलब है कि उनको हिंदू बनाना चाहते हैं, और ये बाकायदा एक शुद्धि तहरीक थी, हिंदुओं की एक शुद्धि तहरीक थी कि मुसलमानों मसीहियों को हिंदू बनाया जाए। इसको कहते हैं शुद्धि तहरीक। फिर एक आरएसएस के सरबराह थे, उनका नाम था सावरकर। सावरकर साहब जो हैं उन्होंने भी इस सिलसिले में बहुत सी किताबें लिखी और वो भी हिंदू राज चाहते थे। और फिर इसमें यह हुआ कि कांग्रेस, जिसके बारे में ये एक आम तासुर था कि ये एक सेकुलर जमात है, इसकी सेकुलरिज्म का भांडा फूटा जब 1937 में इलेक्शन हुआ यूनाइटेड इंडिया में, और कांग्रेस को 6-7 रियासतों में जब अक्सरियत मिली और कांग्रेस की जब हुकूमत कायम हुई, तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मुसलमानों को विक्टिमाइज़ करना शुरू कर दिया और वंदे मातरम को उन रियासतों का कौमी तराना बना दिया। अब वंदे मातरम जो है ये एक हिंदू तराना है जिसमें उनकी एक देवी है दुर्गा, उसको धरती माता कहा गया है। तो इस पर जो मुसलमान थे, सिख थे और जो अक़लीतें थीं, उन्होंने एतराज़ किया कि ये आप इस तराने को आप हम पर मुसल्लत कैसे कर सकते हैं, ये तराना तो हमारे दीन के ख़िलाफ़ है। इस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी तकरीरें की, इसको मुस्तरद किया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस की मुनाफ़क़त और आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी तंजीमों की जो इस्लाम दुश्मनी है, इसकी वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसको मुसलमानों में बड़ी मकबूलियत हासिल हुई, वो एक बहुत बड़ी जमात बन गई। और जब 1946 के इलेक्शन में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसको भी काफ़ी जगह पे उसको भी कामयाबी हासिल हुई, तो उसके बाद फिर जो महात्मा गांधी साहब हैं, उन्होंने कोशिश की कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लालच दिया जाए। उनको कहा जी कि आपको हम यूनाइटेड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तो आप यूनाइटेड इंडिया में रहें, आप पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल रह चुके थे कि ये दरअसल सारे के सारे जो हैं ये यूनाइटेड इंडिया में हिंदू राज कायम करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन आरएसएस ने और जो बाकी हिंदू तंजीमें हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुसलमानों का कत्लेआम किया, क्योंकि ये तो इनकी आइडियालॉजी थी कि मुसलमानों को ख़त्म करना है। मैं आरएसएस के बहुत से लीडर जो हैं, उनकी जो इस्लाम दुश्मनी के बारे में जो उनके जो कोट्स हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं कर रहा, क्योंकि वो बड़े गुस्ताखाना है। वो कहाँ कहाँ पे अपना झंडा लहराना चाहते हैं। सिर्फ साउथ एशिया नहीं है, बल्कि कुछ अरब कंट्रीज़ के जो अहम मुक़द्दस मुकामात हैं, वहाँ पर भी वो अपना झंडा लहराना चाहते हैं। और ये मेरे पास सारा जो हिस्टोरिकल एविडेंस है मौजूद है, दस्तावेज़ी शहादतें मौजूद हैं। तो अब जब 1947 में पाकिस्तान बन गया, 14 अगस्त 1947, तो उसके बाद आरएसएस ने जो सबसे बड़ा कत्लेआम किया मुख्तलिफ अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, वो जम्मू में था, अक्टूबर 1947। अब जो मैं इस पे आपको सबूत के तौर पे एक एविडेंस दूंगा, वो किसी मुसलमान या किसी हिंदू की किताब नहीं है। ये है जी किताब क्रिस्टोफर स्नेडन, कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री। कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री। ये जो क्रिस्टोफर स्नेडन है, ये एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर थे और इन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान जाके ऑफिशियल रिकॉर्ड देख के, लोगों के साथ मिल के रिसर्च करके ये कंक्लूजन निकाला कि 1947 में जो जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसमें आरएसएस मुलव्वस थी। बाकायदा जो है ना, इन्होंने फिगर्स दिए हैं कि कौन कौन सी तहसील में कितने मुसलमान कत्ल हुए, और इनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडियन एलिमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। दीज इंक्लूडेड महाराजा हरी सिंह एंड सम members of his non-Muslim armed forces, local Hindus including right-wing RSS members and Hindus and Sikhs displaced from other parts of Jammu and Kashmir। और आगे चल के इन्होंने एविडेंस दिया है कि कितने मुसलमान कत्ल हुए, कितनी मुसलमान औरतें अगवा हुईं। और जब ये कत्लेआम हो रहा था तो उस पर रद्दअमल हुआ और कबायली पख्तून जो हैं उन्होंने एक लश्कर बनाया और उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। और ये फतवा जो है, ये फतवा
काबुल से आया था। मुल्ला शोर बाज़ार एक आलिम दीन थे और मुल्ला शोर बाज़ार साहब जो हैं उन्होंने फतवा दिया था कि एक तो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी साहब जो हैं उनके मज़ार की तौहीन की है और दूसरा जो है जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, लिहाजा आप उनकी मदद करें, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। तो वो लश्कर तैयार हुआ। काबुल में उस वक्त जो हुकूमत थी उसने कोशिश की वो लश्कर रवाना ना हो, लेकिन वो लश्कर आया और फिर उन्होंने हमला किया। तो जब नेहरू साहब को ये रियलाइज़ हुआ कि अब जम्मू और कश्मीर पे पख्तूनों ने हमला कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो काबुल में इंडियन एम्बेसी थी उसके ज़रिए वज़ीरिस्तान में कुछ लोगों से रब्ता किया और फिर उसी ज़माने में एक आदमी था जिसका ताल्लुक़ मीर अली से था, जो कि मीर अली आजकल शुमाली वज़ीरिस्तान, उस बंदे का नाम था अव्वल हुसैन। उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ़्तार किया और उसके कब्ज़े से कुछ ऐसी दस्तावेज़ात बरामद हुई जिनसे ये साबित होता था कि वो काबुल में इंडियन एम्बेसी के ज़रिए बराह रास्त जवाहरलाल नेहरू के राब्ते में था और फ़कीर ऑफ एपी जो हैं उनसे कांटेक्ट करके उनको पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहा था। और ये कब हो रहा था? 1948। ये एक किताब है बतले हुर्रियत फ़कीर ऑफ एपी, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब की एक किताब है। ये फ़कीर ऑफ एपी साहब की जो जद्दोजहद है, उनकी ज़िंदगी है, उसके बारे में है। और इस किताब में अव्वल हुसैन और जवाहरलाल नेहरू जो है उसके रवाबित और फिर जो कोशिश की जा रही थी जवाहरलाल नेहरू की तरफ से फ़कीर ऑफ एपी को इस्तेमाल करने की, उसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं और जो खतूत हैं उनका मतन मौजूद है। किताब जो है फ़कीर ऑफ एपी साहब के हक़ में है। अभी भी पाकिस्तान में फ़कीर ऑफ एपी साहब जो हैं उनकी बहुत से लोग इज़्ज़त करते हैं। इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम फ़कीर ऑफ एपी पे है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नेहरू ने 1948 में फ़कीर ऑफ एपी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। इससे क्या साबित होता है कि नेहरू वो शख्स था जिसने पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसका आगाज़ किया। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की कहानी है ये बहुत लंबी है, इसमें बहुत से वाक़यात हैं। मैं आपको बहुत से वाक़यात के दस्तावेज़ी सबूत दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो मैं आपको ले आता हूँ अब 1971 पे। 1971 में क्या हुआ वो आपको अच्छी तरह पता है। एक इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के एक अफसर हैं R.K. यादव। ये उनकी किताब है जी, R.K. यादव साहब की किताब है, इंडिया में छपी है। और इस किताब में R.K. यादव साहब जो हैं उन्होंने जो भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसका खुद ही एतराफ़ कर लिया कि रॉ जो है वो पाकिस्तान में कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करती रही है। बड़े ही दिलचस्प और नाकाबिल यकीन दावे इन्होंने किए हैं। मसलन एक इनका दावा ये है कि जो पाकिस्तान का एक फ़ौजी डिक्टेटर था जनरल याहिया ख़ान, वो भी RSS का प्लांटेड था। फिर एक और इन्होंने दावा ये किया कि इंडिया के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मुरारजी देसाई, वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के लिए काम करते थे और CIA से वो हज़ारों डॉलर माहाना जो है वो वसूल भी करते थे। लेकिन ये जो इनके दावे हैं ये पता नहीं सही हैं गलत हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इन्होंने अपनी किताब में जो इंडिया की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के बारे में बात की है उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इज़ इंडिया अ टेररिस्ट स्टेट, क्या हिंदुस्तान जो है, क्या भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। हमने तमाम सबूत आपके सामने रखे हैं कि भारत आज से नहीं बल्कि 1948 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। और ये जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके एक अफसर हैं R.K. यादव। इनकी किताब में उन्होंने ये बताया कि जनवरी 1971 में इंडिया का एक तैयारा अगवा हुआ था जिसका नाम था गंगा। यादव साहब ने अपनी इस किताब में एतराफ़ किया है कि ये तैयारा जो है इसके अगवा का मंसूबा रॉ ने बनाया था और मंसूबे की मंजूरी बराह रास्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दी थी और इसके लिए इस्तेमाल किया गया था एक कश्मीरी नौजवान था हाशिम कुरैशी। एक्चुअली मंसूबा जो है वो कश्मीर के एक मशहूर हुर्रियत पसंद रहनुमा मकबूल भट्ट साहब ने बनाया था
और उनका ताल्लुक भी मकबूजा कश्मीर से था, लेकिन फिर वो माइग्रेशन करके पाकिस्तान आ गए थे। श्रीनगर जेल भी उन्होंने तोड़ी थी। उन्होंने हाशिम कुरैशी को ट्रेन करके भेजा, वो उधर जाके पकड़ा गया और फिर वो जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने उसको इस्तेमाल किया। और यादव साहब लिखते हैं कि हाशिम कुरैशी जो है वो जब उस तैयारा अगवा कर लिया, उसको पाकिस्तान में सज़ा हो गई, तो उसके बाद फिर वो सज़ा काट के 8-9 साल के बाद नीदरलैंड चला गया। नीदरलैंड में भी रॉ जो है वो उसको लुक आफ्टर करती रही। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब हाशिम कुरैशी जो है वो इंडिया वापस आया तो फिर इसके साथ धोखा हो गया और फिर इंडिया में इसके ख़िलाफ़ मुकदमात चलते रहे। तो लेकिन दूसरी तरफ जो मकबूल भट्ट साहब थे और उनके दीगर साथी थे, अशरफ कुरैशी साहब, अब्दुल खालिक अंसारी साहब, इन सब को पाकिस्तान की अदालतों ने एक हुर्रियत पसंद करार दे के इनको रहा कर दिया था। हाशिम कुरैशी को सज़ा दी थी। ये इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है ये 1980 तक चलता रहा। उसके बाद फिर इसको रहाई नसीब हुई और हाशिम कुरैशी साहब इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे। ये रॉ का अफसर है, उसने लिखा है कि जी ये जो गंगा त्यारा अगवा हुआ इसका मंसूबा रॉ ने बनाया। और फिर इस हाईजैकिंग के पर्दे में पाकिस्तान का जो मगरबी हिस्सा है उसका मशरकी हिस्से से फ़िज़ाई राब्ता काट दिया गया। फिर जंग शुरू हो गई, फिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया। फिर यादव साहब ने अपनी किताब में यह भी इतराफ़ किया है कि मुक्ति बानी बनाई गई और मुक्ति बानी जो है उसको भी ट्रेनिंग जो है वो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी और उसमें बहुत से पॉलिटिकल मामलात हैं, उसमें हमारी बहुत सी गलतियां भी हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि जब बांग्लादेश बन गया, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, तो उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बांग्लादेश को भी तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी। और कैसे शुरू की, इस सिलसिले में मैं आपको कोई 1-2 किताबें हैं उनके हवाले देता हूँ। सबसे जो अहम किताब है वो एक इंडियन मुसन्निफ़ हैं, उनका नाम है अशोका रायना। और इन्होंने अपनी किताब में जो रॉ के मंसूबे हैं कि रा जो है उसने बंगा भूमि के नाम से एक बांग्लादेश के अंदर एक अलहदा हिंदू रियासत बनाने की साजिश शुरू की। एक और बांग्लादेशी साफ़ी हैं, उनका नाम है अबू रुश्त। उन्होंने भी एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश के साबिक सदर हैं जनरल ज़ियाउर रहमान साहब, उनको कत्ल भी इंडिया ने करवाया और ये जो बंगा भूमि है इसके क़याम की साजिश भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने तैयार की। और फिर जो अबू रुश्त साहब की किताब है उसमें यह भी लिखा गया है कि अभी कुछ अर्सा पहले इस किताब में यह भी लिखा गया है कि कुछ अर्सा पहले जो बांग्लादेश राइफल्स का डीजी है उसकी और बीएसएफ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो डीजी है इनकी मीटिंग हुई और उसमें बांग्लादेश ने इंडिया को त्रिपुरा और मिज़ोरम में जो बंगा भूमि के जो टेररिस्ट हैं उनके तरबीती कैंपों की लिस्टें फराहम की। और फिर हमने ये इसको चेक किया है तो ये 2024 में भी एक फ़्रेश लिस्ट जो है वो दी गई है इंडिया को बांग्लादेश की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जी मिज़ोरम और त्रिपुरा में जो है बंगाली हिंदुओं के 24 ट्रेनिंग कैंप हैं। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना इंडियंस कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, ये बांग्लादेश इल्ज़ाम लगा रहा है कि इंडिया में ऐसे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप हैं जहां से इंडिया बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ इंडिया नहीं है बल्कि ये एक इंडियन अखबार है स्क्रोल। ये स्क्रोल जो है ये आपको बता रहा है कि जो नेपाल है, नेपाल को भी ये शिकायत है कि हिंदुस्तान जो है वो नेपाल को तोड़ने की साजिश कर रहा है और नेपाल में बादशाहत को दोबारा लाना चाहता है और वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो उनके किसी भी फ़ायदे में नहीं है। भारत ने बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश की, इसी तरह भारत ने पहले 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की और उसके बाद फिर 70s में 1973 में, 74 में, 75 में अफ़गानिस्तान को एक नई बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए गए, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की गई। और इस सिलसिले में एक किताब जो है वो है, एक पाकिस्तानी मुसन्नफ़ हैं जुमा खान सूफ़ी साहब, इनकी किताब का नाम है फ़रेब ना तमाम। अब इस किताब का मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि जुमा खान सूफ़ी साहब ने इसमें यह इतराफ़ किया है कि ये भी नैब के बहुत से कारकुनों की तरह ये भी अफ़गानिस्तान चले गए और वहाँ पर फिर ये इंडियंस के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, इन्होंने इतराफ़ किया। और सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा में साजिश नहीं करते थे बल्कि वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो बलूचिस्तान में भी साजिशें करते थे, जो सिंध में भी साजिशें करते थे।
और इन्होंने ये भी लिखा है कि जो एक मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के, हयात मोहम्मद ख़ान शेरपाव, उनको पेशावर में एक बम धमाके में शहीद किया गया था। इन्होंने पूरी तफसील लिखी है कि वो धमाका जो है उसका मनसूबाबंदी कैसे हुई, उसमें इंडिया का क्या किरदार था। तो ये जो जुमा खान सूफ़ी हैं ये अब पाकिस्तान में हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इनकी इस किताब से इत्तफाक नहीं करते और इसकी तरदीद करते हैं, और इनकी किताब का जवाब जो है उसके जवाब में भी ये फैसल फरहान साहब की किताब है फ़रेब तमाम, यानी कि फ़रेब नातमाम के मुकाबले में फ़रेब तमाम है। लेकिन जो फ़रेब नातमाम है जुमा खान सूफ़ी की, इसमें देखें जनरल ज़ियाउल हक़ का किरदार भी जो है वो आपको नज़र आता है कि उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में GM सैयद साहब और उनके साथियों को सपोर्ट किया और उनको इजाज़त दी कि आप इंडिया चले जाएं इलाज करवाने के लिए। और फिर वह जब वो इंडिया गए तो ये जुमा खान सूफ़ी साहब के साथी जो हैं ये अफ़गानिस्तान से इंडिया गए और उनके साथ वहाँ जाके मीटिंग्स की। तो ये मैं आपको साथ साथ कुछ अपने जो माजी के हुक्मरान हैं उनकी गलतियाँ भी बता रहा हूँ कि वो सियासी इंतकाम में अंधे हो के जो पाकिस्तान के दुश्मन थे उनके साथ ताउन करते रहे। अब इसमें आप देखें कि फिर जो है वो 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अब क्योंकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें होती थीं तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गान मुजाहिदीन की सपोर्ट शुरू कर दी, उनके ट्रेनिंग कैंप खोल लिए पाकिस्तान में। तो जब अफ़गान मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में खोल दिए गए तो उसके पाकिस्तान के मुआशरे में भी असरात मुरतब हुए। तो इसलिए कुछ अमरीकी जो हैं वो कहते हैं कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप खोले गए थे वो अमेरिका ने खुलवाए थे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने पिछले दिनों में एक बयान इसी तनाजुर में दिया था। लेकिन ये जो इंडिया कहते हैं ना जी कि जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप हैं वहाँ से कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसको सपोर्ट किया जाता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी जो है वो ये 1947 के बाद शुरू नहीं हुई। कश्मीर की तहरीक आज़ादी 1931 में शुरू हुई थी। 13 जुलाई 1931 आज भी जम्मू और कश्मीर में यौम शहदा के तौर पे मनाया जाता है। और 13 जुलाई 1931 का जो वाक़या है, इस वाक़े का ताल्लुक़ श्रीनगर की सेंट्रल जेल पर होने वाली एक फायरिंग से है। उस फायरिंग में जो मुसलमान शहीद हुए थे उनकी याद में यौम शहदा कश्मीर बनाया जाता है। और जो मुज़ाहरा हो रहा था जिस पे फायरिंग हुई थी उसमें शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। तो तारीख़ी हक़ायक़ ये साबित करते हैं कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी का टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से चल रही है। ये यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी कौंसिल है उसकी करारदादों की रोशनी में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के लोग हैं उनके लिए अपने हक़ में, अपनी आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, जद्दोजहद करना, ये उनका राइट है। और भारत हमेशा उसको दहशतगर्दी करार दे के मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश करता है, जिसमें वो हमेशा की तरह नाकाम है। एक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सिलसिला कब शुरू हुआ और वो कैसे अब तक जारी है। और आपको मैं समझौता एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ था वो उसको मेंशन करूंगा, आपको उसकी याद दिलाऊंगा। 2007 में यह हमला हुआ था और ये एक भारतीय अखबार है दी कारवान, और इसने ये कहा है कि जो RSS के सरबराह थे मोहन भगवत, उनको इस हमले का पता था और हमले में RSS का हाथ था, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया। मैं आपके सामने इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं उनको पेश कर सकता हूं जिनमें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी खुद मुलव्वस थी, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। पहले मैंने आपको बताया ना, गंगा तियारा अगवा किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। समझौता एक्सप्रेस खुद किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा। अब मैं आपको एक एविडेंस पेश करता हूँ। ये एक इंडियन स्कॉलर हैं और प्रोफेसर हैं, अविनाश पालीवाल। माई एनिमीज़ एनिमी इनकी किताब का नाम है। किताब जो है वो इंग्लैंड से शाया हुई है। और इस किताब में ये जो अविनाश पालीवाल साहब हैं, इन्होंने भारतीय हुकूमत और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच अलहदगी पसंदों के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, इन सब का एतराफ़ कर लिया। और अविनाश पालीवाल साहब ने कहा है कि जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है वो भारत का दोस्त है। अब इस किताब में मैं आपको सफ़ा नंबर के साथ डिटेल्स बता सकता हूँ। मसलन सफ़ा नंबर 240 पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी और बलोच अलहदगी पसंदों में जो ताल्लुकात हैं उनका एतराफ़ किया गया है।
सफ़ा 244 पर यह कहा गया कि जो TTP है उसके भारतीय खुफिया अदारों के साथ ताल्लुकात हैं, उनको फ़ंडिंग भी दी जाती है और ये फ़ंडिंग जो अफ़गानिस्तान में इंडियन कौंसलेट हैं उनके ज़रिए की जाती है। वाशिंगटन पोस्ट जो है उसने भी एक आर्टिकल में एतराफ़ किया कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। इसके अलावा कुलभूषण यादव जो है वो तो एक जीता जागता सबूत है हमारे पास। उसका थोड़ा सा मैं आपको एक बयान सुनवा देता हूँ, वो आप सुन लें। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैंने आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन ज़रा कुलभूषण यादव का भी ज़रा सुन लें जी। आई एम कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव, नंबर 4155 Zulu. I'm a commissioned officer in the Indian Navy. And my alias name was Hussain Mubarak Patel. The raw officials started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing. And the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, तुर्बा। ये बड़ा लंबा स्टेटमेंट है कुलभूषण यादव का, आपने पहले भी सुना होगा। मैं सिर्फ इस्टेब्लिश करने के लिए, याद दहानी के लिए सुना रहा हूँ। और जस्टिन ट्रूडो कनाडा के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी इंडिया की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का भांडा फोड़ा। कैसे फोड़ा सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. एक हिंदुस्तान की बहुत मशहूर स्कॉलर हैं, मुसन्निफ़ा हैं, अरुंधति राय। उन्होंने भी जो बीजेपी और आरएसएस की जो टेररिज्म है इसको कैसे एक्सपोज़ किया है कि वो उन्होंने लिखा है अपने एक आर्टिकल में। ये आर्टिकल मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया हुआ था कि वो ये कहती हैं कि एक तो कश्मीरी जो हैं वो भारत के साथ बिल्कुल भी रहने के लिए तैयार नहीं हैं। आसाम में बहुत सी ज़ुबानें जो हैं वो बोली जाती हैं, वो भी भारत के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये आरएसएस की गोद से परवान चढ़ी है और आरएसएस के बानी जर्मन और इटली की फाशिज़म से मुतासर थे। आरएसएस मुसलमानों को आउटसाइडर्स तस्वर करती है और बीजेपी रहनुमा अवामी जलसों में खुलकर कहते हैं मुसलमानों की एक ही जगह है, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। सरदार पटेल उन्होंने कहा किया था आरएसएस के बारे में, आरएसएस एक जहरीली विचारधारा है जो भारत की आत्मा को नष्ट कर देगा। गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। MS Golwalkar, for example, former leader of the RSS, one of its most influential voices, someone both you and the Prime Minister have described as inspirational. He was inspired, he says, by Nazi Germany, which displayed, he said, a race pride at its highest and was a good lesson for use in Hindustan, in India. He said the three main threats to India, internal threats, were number one, Muslims, number two, Christians, number three, communists. He referred to India's Muslim menace and to India's Christians as bloodsuckers. Do you understand why people are nervous when they hear the RSS? When they see people like Golwalkar are behind. He didn't say that. He doesn't say in a bunch of thoughts. You must. Third edition, 1966, available on the RSS website to download and read. He didn't use the word bloodsuckers at all. You are misquoting. He didn't use the bloodsuckers at all. What did he say? He didn't say the three main internal threats are Muslims, Christians, communists. They are challenges. We have the three challenges in our country. Three challenges. One is Christianity. Okay. Oh yeah, this is the show of challenges. I'm asking you a question. This is the show of challenges. We have to talk about challenges. So you're translating enemy as challenge? Yeah. Okay. No. He didn't say the three main internal threats. No, internal threats, internal challenges. Yes. एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं सीमूर हर्ष, बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं और सीमूर हर्ष का जिक्र जो है वो आर.के. यादव जो हैं रॉ के अफसर, उनकी किताब में भी है। सीमूर हर्ष ने अपने आर्टिकल में ये इंकशाफ किया था कि 1990 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एक हमले का मंसूबा बनाया था। राजस्थान के रास्ते से हमला करना था और पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है इसका राब्ता बाकी पाकिस्तान से तोड़ के इसको एक अलहदा मुल्क बनाना था। तो ये हिंदुस्तान जो है ये सिर्फ बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा नहीं करना चाहता, सिंध को भी अलहदा करना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी साजिशें करता है। और मेरे पास बहुत सी इस तरह की बहुत सी किताबें हैं, दस्तावेज़ात हैं जिनसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और मुल्कों में जो हिंदुस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ना, इन तमाम कार्रवाइयों का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाया जाए। वो अखंड भारत
जिसका नक्शा आज इंडियन पार्लियामेंट में आवेज़ा है। और ये जो अखंड भारत का नक्शा है जो मोदी हुकूमत ने अपनी पार्लियामेंट में आवेज़ा किया है, ये भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि भारत जो है वो अखंड भारत में पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता है, बांग्लादेश को भी शामिल करना चाहता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार और अफ़गानिस्तान को भी शामिल करना चाहता है। हमारे वो तमाम गुमराह दोस्त जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं और वो समझते हैं कि भारत जो है वो उनका निजात दहिंदा है, उनको हाशिम कुरैशी के अंजाम से सबक सीखना चाहिए कि हाशिम कुरैशी को इस्तेमाल किया, कुछ लुक आफ्टर भी किया, फिर उसको अबेंडन कर दिया। और अगर अखंड भारत खुदा न ख्वास्ता बनता है तो फिर ये सिर्फ आपके इलाकों को अखंड भारत में शामिल नहीं करेंगे, ये आपका मज़हब भी तब्दील कराएंगे। ये आरएसएस की आइडियालॉजी है, ये बीजेपी की आइडियालॉजी है। और बीजेपी के लीडर कहते हैं कि मुसलमानों का एक ही अंजाम है, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। तो हम तो भाई कब्रिस्तान पे यकीन नहीं रखते, वैसे तो हम सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता। आज की जो बीजेपी की हुकूमत है, जो कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ एशिया के 8-9 ममालिक पे कब्ज़ा करना चाहती है। और मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये तमाम जो साउथ एशिया के ममालिक हैं, इनके साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस में ये मसला जो है इसको पेश करें कि ये जो इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का एक नक्शा लटका हुआ है, ये भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबूत है। इस नक्शे को वहाँ से हटाया जाए और साउथ एशिया को महफूज बनाया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।